Hello students, how are you all? Today we are going to discuss some important question from chapter of biology, that is diversity in living organism, and some question from chemistry, that is from chapter is matter around us pure. So let's start the video and try to solve the questions. ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से इस वीडियो को पढ़िएगा। और इसमें मैंने लिख कर के काफ़ी अच्छे वे में बताया है कि कैसे आप आंसर को एक्सप्रेस करेंगे, और छोटे ही लाइंस में। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा लिखना है नंबर गेन करने के लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। साइंस क्या है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो इसमें आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 5 क्वेश्चंस बायो के सॉल्व करेंगे, और उतने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, ओके। पहला जो क्वेश्चन है वो है, नेम द एक्सटेंशंस यूज बाय अमीबा फॉर लोकोमोशन, ओके। तो आपको ये बताना है कि कौन सा एक्सटेंशन यूज करता है अमीबा फॉर लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चलने के लिए। तो आपको पता ही है कि वो सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो आप सिंपली सूडोपोडिया लिखने के बाद से ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, यहाँ पे लिखना है सूडोपोडिया इज द एक्सटेंशन विच इज यूज्ड बाय अमीबा फॉर लोकोमोशन। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके जो भी 1 नंबर या 2 नंबर के ये आंसर है, ठीक है, तो वो नंबर कटेंगे नहीं और आपको पूरे मिल जाएंगे। सेकंड है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, और वो भी कौन सा, ओपन वाला। एक दूसरा भी होता है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओके। तो इसका आंसर जो होगा, आप टू द पॉइंट डायरेक्टली लिखोगे, इन एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज नॉट इनक्लोज्ड इन द ब्लड वेसल्स। जाहिर सी बात है कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स में इंक्लूज नहीं होता है, बट इज पम्प्ड इनटू ए कैविटी कॉल्ड हेमोकॉइल, ओके। और डायरेक्टली एक कैविटी में क्या होता है, पम्प्ड होता है, जिसको हम हेमोकॉइल कहते हैं। और यहाँ पे अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा होता तो क्या लिखते हैं आप, इन ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज enclosed in the blood vessels and pumped into blood vessels, ओके। तो आपका ये सिंपल सा आंसर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का हो जाता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, देखते हैं क्या है। हाउ थैलोफाइटा इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रायोफाइटा। तो क्वेश्चन है बेटा, हाउ थैलोफाइटा इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रायोफाइटा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर में, तो उसमें से एक है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ये एक ग्रुप है बेटा, जिसमें क्या किया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश किया गया है, डिफ्रेंशिएटेड किया गया है, ओके। तो थैलोफाइटा क्या है, बॉडी इज थैलस लाइक नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, ओके। यानी कि बॉडी क्या होती है, थैलस लाइक। थैलस लाइक का मतलब आप समझते हो, एक जगह इकट्ठा होती है, ओके। और ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, ना ही इसमें रूट समझ में आता है, ना ही स्टेम और ना ही लीव्स, ओके। नेक्स्ट जो आपका था वो ब्रायोफाइटा था, तो ब्रायोफाइटा के बारे में भी बता दीजिए, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। प्लांट्स बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ब्रायोफाइटा में इतना होता जरूर है कि प्लांट्स बॉडी क्या होती है, इस तरह से डेवलप होती है कि वो क्या कर ले, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम को फॉर्म कर ले। तो ये जो था थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में डिफरेंस था। सिमिलैरिटी होती हैं बहुत सारी इसमें बेटा, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ को नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पूछा है। अब ऐसा नहीं है कि आप लिख दोगे कि इनमें जो वॉस्कुलर टिश्यू है वो प्रेजेंट होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। एक्चुअली इन दोनों में ही वॉस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो आपको ये सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्टली डिफरेंस लिखिए, उसके बाद से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर क्रिप्टो गेम्स। तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा बेटा। अब क्रिप्टो गेम्स आप सोच रहे हो कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, तो बेटा आपके एनसीईआरटी के बुक में एक जगह इसका यूज हुआ है क्रिप्टो गेम्स का, तो वहाँ पे आप लोग स्टडी किए होंगे, तो कई बच्चों ने फोकस किया होगा, कई बच्चों ने नहीं, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन बनाया हुआ है, ओके। तो क्रिप्टो गेम्स इज ए प्लांट दैट प्रोड्यूस बाई स्पोर्स। ये बेटा एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स के द्वारा, विदाउट फ्लावर्स और सीड, बिना फूल या फिर सीड के। क्रिप्टो गेम में मीन्स हिडन रिप्रोडक्शन, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कैसे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक।
आप ट्रिप्लोब्लास्टिक जो टर्म है उससे क्या समझते हैं? तो बेटा ये एनसीईआरटी में बहुत बार यूज़ किया गया है, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से समझिएगा। द एनिमल्स हैविंग 3 प्राइमरी एम्ब्रियोनिक सेल लेयर, ओके। एक ऐसे एनिमल्स जिनमें जो प्राइमरी एम्ब्रियोनिक सेल का लेयर हो कितना हो, 3 लेयर हो, ठीक है। जैसे कि मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यही 3 लेयर्स होते हैं बेटा, मैंने लिखा नहीं है। फ्रॉम विच डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स बॉडी डिफ्रेंशिएटेड आउट, ठीक है। जिससे कि सभी जो टिश्यू हैं या फिर ऑर्गन हैं एनिमल्स में वो क्या हो, डिफ्रेंशिएटेड हों, ओके। तो आप सीधा सा ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब समझ गए। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एम्ब्रियोनिक सेल्स के कितने लेयर होने चाहिए, 3, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अब किससे होगा, केमिस्ट्री इज मैटर अराउंड अस प्योर से, ओके। अभी तक हमने बायो का क्वेश्चन देखा, अब आप इतने ही क्वेश्चन में समझ गए होंगे कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा आपके चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ओके। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो इज मैटर अराउंड अस प्योर से होगा, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे, ओके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो बेटा मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, यहाँ से तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, लिस्ट द 2 कंडीशन एज अ मेथड फॉर यूजिंग डिस्टिलेशन एज अ मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर। यानी कि ऐसे 2 कंडीशन बताइए, क्योंकि डिस्टिलेशन हम यूज़ जो करते हैं टेक्निक, वो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि हम यूज़ करते हैं। इसी पे ये क्वेश्चन है बेटा कि लिस्ट 2 कंडीशन एज अ मेथड, यानी कि मेथड के तौर पे 2 कंडीशन बताइए कि क्यों डिस्टिलेशन जो है वो हम कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला कारण ये हो सकता है, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मस्ट बी मिजिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड्स हों जो कि मिजिबल हों, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें एक एग्जांपल ले लो बेटा यहाँ पे समझने के लिए, सॉल्ट ले लो और वाटर ले लो। सॉल्ट और वाटर को अगर अच्छे से मिक्स कर दो तो यहाँ पे आप इवोपरेशन तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इवोपरेशन करोगे तो वाटर आपको नहीं मिलेगा। दोनों ही मिजिबल लिक्विड नहीं है, आप लिख सकते हो कि मिजिबल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, अगर दोनों मिक्स हो जाए, ठीक है। तो अगर बात करें बेटा आपके सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, तो यहाँ पे सॉल्ट और क्या है, वाटर है। तो सॉल्ट जब वाटर से अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो वो फिल्टर पेपर के साथ नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो रेसिड्यू हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। रेसिड्यू का मतलब होता है जो बेटा ऊपर हमारे फिल्टर पेपर पे बच जाता है उसी को रेसिड्यू बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब नीचे चला जाएगा। इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। क्योंकि इवोपरेशन में एक्चुअली होगा क्या कि जो आपका वाटर होगा वो तो इवोपरेट होके और वाटर वेपर में फॉर्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा नहीं। इसीलिए हमें डिस्टिलेशन का यूज़ करना पड़ता है, ओके। और सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए, द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो अब ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के बेटा रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स में भी, तो आप रेडी रहिए, ओके। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 80% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद वाटर। मैंने सोचा बेटा सॉल्वेंट और सॉल्यूट पे भी ये क्वेश्चन दे दिया जाए, काफ़ी इजी भी है, लेकिन भाई कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, ओके। आइडेंटिफाई सॉल्यूट करना है और सॉल्वेंट को, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमें बताना है 80% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ वाटर, ओके। यानी इथाइल अल्कोहल क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्यूट क्या है, वाटर है। इथाइल अल्कोहल ज़्यादा है इसीलिए वो सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट क्या होगा, वाटर, ओके बेटा। चलते हैं नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। अगर आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट या फिर इवोपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड हैं, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं, ओके। क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर टेक्निक देन इवोपोरेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन इज ए बेटर टेक्निक देन इवोपरेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो अच्छी टेक्निक है इवोपरेशन से, तो इसे जस्टिफाई करने के लिए एक हमें रीज़न देना पड़ेगा। तो आप लिखोगे पहले यहाँ पे डॉट 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 मैंने किया हुआ है, आपको लिखना होगा क्रिस्टलाइजेशन इज ए बेटर टेक्निक देन इवोपरेशन, दिस इज बिकॉज एन इवोपरेशन
सम ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन मिक्सचर गेट डिकम्पोज लिविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज, यानी कि कुछ ऐसे सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं जो कि एज अ इम्प्योरिटी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं उस जो सॉलिड आपका बचता है उसके साथ रह जाते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है बेटा, आपको क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बारे में आप जानते होगे, प्रोसेस के बारे में जानते होगे कि ये कैसे होती है। पहले हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिल्टर पेपर से क्या करते हैं, अच्छे से फिल्टर करने के बाद तो रेसिड्यू अलग हो जाता है, यानी इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं, और जो नीचे हमारा सॉल्यूशन जाता है उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और इस तरह से हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को, अगर इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन होता है तो क्रिस्टलाइजेशन में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रहने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर बात करें इवोपोरेशन की तो इवोपोरेशन में इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। अब बेटा हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद से एक क्वेश्चन अपने मोल कॉन्सेप्ट जो कि नेक्स्ट चैप्टर से है। फिर भी आपको मैं इसमें, जैसा कि ये वीडियो ही है कि आपको कैसे आंसर लिखने हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी एक मैंने रख दिया नेक्स्ट चैप्टर से ही। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे आधा क्वेश्चन यहीं पे बन गया, यानी डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो पहले मैं इसी का आंसर बता दूं, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा जितना अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में, वही क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। तो पहले आप लिखोगे गिवन, गिवन क्या चीज़ें हैं, तो देखिए मैंने लिखा है ए सॉल्यूशन कंटेन्स शुगर, जो कि सॉल्यूट है बेटा, वो कितना है 60 ग्राम। मीन्स ये आप डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि शुगर है वो कितना है बेटा 60 ग्राम। ओके, और कंसंट्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेटा कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या और ज़रूरत है, मास बाय मास में अगर कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, और पता अब क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ठीक है, हम अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट और साथ ही साथ प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, छोटा सा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, सॉरी 60 है ना, और हमें यहाँ पे और एक चीज़ गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना दिया हुआ है बेटा, इन 440 ग्राम, सॉरी 480 ग्राम ऑफ वाटर में बना रहा है ना सॉल्यूशन, तो 480 ग्राम हम लिख देंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 480 हो गया, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ही क्या होगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 540 ग्राम के आसपास, ठीक है, आसपास क्या 540 ग्राम ही आएंगे। ओके, अब बेटा हम सीधा यहाँ पे कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, कितना होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन निकालना है तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, मास बाय मास परसेंटेज है ना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन जब भी निकालोगे तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब बेटा सॉल्यूट का मास कितना था 60 अपॉन में 540 इंटू 100, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स ये आपका आ जाएगा 6 9 जा हो जाता है ना 54, ठीक है, 6 9 जा 54, और ये बेटा क्या हो जाएगा, ये इधर से 0 इधर से ये 100 अपॉन में 9, ठीक है।
और बेटा इसको सॉल्व करोगे तो उतना परसेंट आपका आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स 1 यानी 11.1% के आसपास। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और इसी तरह से आपके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक मैंने बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट पे, सॉरी बेटा वो इस चैप्टर का नहीं है लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप कैसे न्यूमेरिकल करोगे वो भी सीख लो इसी चैप्टर में। ओके, एक तो न्यूमेरिकल मैंने बता ही दिया और एक वो भी न्यूमेरिकल बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको समझना। तो चलिए बेटा देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर, जिसका एटॉमिक मास दिया हुआ है बेटा, और नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे मास है बेटा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम अगर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए होता है बेटा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने पार्टिकल्स या फिर एटम प्रेजेंट होते हैं, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं समझना। तो 0.635 ग्राम है। ठीक है, और इसको हमें डिवाइड कितने से करना है बेटा, ये बहुत ही ईजी है, वेट इन ग्राम ही दिया हुआ है और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, दिया ही हुआ है, वो भी कॉपर है तो एक ही है। ठीक है, तो वो होगा 63.5। ठीक है, और इसको बेटा पॉइंट हटाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड दे दिया और इसको भी 10 से डिवाइड दे दिया, और साथ ही साथ इसको क्या किया, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई रहने दिए। ओके, तो बेटा ये सिंपली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हट गया है, तो 1 टाइम्स में, और 10 से ये 10 कट गया। ठीक है, तो 1/100 यहाँ पे आपका ये आ गया, और ये हुआ 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब बेटा आप सिंपली इसको 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकते हो, अपॉन में 10⁻2। अब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो कहोगे सर ये तो आसानी से हो जाएगा, और ये क्या होगा, 10⁻23 - 2। ओके, अब बेटा ये बताओ कि ये कितना हो जाएगा, इजीली आप आंसर दे लोगे कि नहीं दे लोगे, इंटू 10⁻21, ये होगा बेटा आंसर। तो इतने ही एटम होंगे, एटम लिख लीजिए यहाँ पे, एटम ऑफ कॉपर। ठीक है, इतने ही एटम होंगे बेटा आपके किस में, 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर में। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही यदि आप चाहते हैं कि मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कराऊं ऐसे ही जैसे कि मैंने डिस्कस किया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर हम लोग का इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लीजिए। तो हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे धीरे धीरे, 1 बाय 1। जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आप वो चैप्टर कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि फिज़िक्स के भी कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व किए जाए तो आप कमेंट करिए, यानी कि साइंस में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि हम उसमें डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को एकदम अपने फ्रेंड्स में फैला दीजिए ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही होगी क्वेश्चन लिखने में तो ना हो, या फिर कोई भी सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो ना हो, और वो भी तरीके सीख पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।